खूनी मंजर को हम लोगों ने देखा। हमारे घर का आंगन भी खून से लथपथ था, वो हमने देखा है, वो किसी और ने नहीं। मैं किसी की सुनी कही बात नहीं कह रही, वो हमने देखा है। जब मेरे घर का आंगन खून से लथपथ, मेरी बड़ी बहन का खून, तो ये क्या था? लेकिन राबड़ी देवी तो आपके भाई पर बड़ा ब्लेम लगाती है। भाई दैट मीन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी पर, जिनको आप राखी बांधती हैं, मुंहबोला भाई मानती हैं, उनको कहते हैं कि नहीं ये तो चौराहे और रोड पर खड़ा होकर के ये गुंडागर्दी करता था। ये अब देखिए, उस वक्त क्या था ना, उस वक्त अपराध का तांडव चरम पर था और उसका संरक्षण लालू यादव के कोठी से उसकी चाबी चलती थी। नमस्कार, INS 24 में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं इस वक्त ये बिहार की जानी मानी और मोतिहारी के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर हेना चंद्रा, जो प्रधानमंत्री के मंच का भी संचालन कर चुकी हैं। अगर आते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी तो उनके मंच का संचालन का जिम्मा इन्हीं को दिया जाता है। मैं आज उनसे जानने की प्रयास करूंगा कि प्रदेश में अभी चुनाव का माहौल है और इनकी परिचय जानते हुए फिर मैं उस मुद्दे पे आऊँगा, चुनाव पे। पहले मैडम का स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। मैडम, ये पहले बताइए कि आप तो डॉक्टर हैं, क्या चीज़ की डॉक्टर हैं? मैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ, जिसको गायनेकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी हूँ। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? देखिए, मैं मोतिहारी की बहू हूँ और बेटी मैं गया शहर की हूँ। जब हमारे गांव के बारे में पूछेंगे तो पहले वो मुंगेर ज़िला हुआ करता था, मुंगेर ज़िला में वो नीमी गांव हुआ करता था, बाद में कट गया तो वो जमुई में आया, अब वो शेखपुरा में हो गया है, जैसे बार बार वो चेंज होता है परिसीमन। तो अब वो शेखपुरा में आता है, बरबीघा थाना, नीमी गांव वो मेरा गांव है। और मेरी पढ़ाई स्कूलिंग गया शहर से हुई क्योंकि मेरे पिताजी की नौकरी वहीं पर थी। तो गया से मेरी प्राइमरी एजुकेशन क्लास 1 से लेके प्लस 2 तक मैंने वहीं पढ़ा। 2001 में मेरा मैट्रिकुलेशन हुआ, 2003 में मेरा प्लस 2 हुआ और उसके बाद मैंने प्लस 2 करते के साथ मेरा 1 साल मैंने तैयारी करी घर पे बैठ के ही, गया में ही, और मैंने PMTs क्रैक किया और मेडिकल दरभंगा मेडिकल कॉलेज से किया। तो ले देख के मुझे लगता है कि भ्रमण हो ही गया पूरे बिहार का। हाँ, जहाँ तक जन्म का बात है तो जन्म अभी का वर्तमान झारखंड और पुराना बिहार, डाल्टनगंज आप सुने होंगे, तो डाल्टनगंज में हमारा जन्म हुआ। मेरे नाना वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नाजिर थे। क्या नाम था आपके नाना? यदुनंदन लाल, स्वर्गीय यदुनंदन लाल, ये मेरे नाना जी का नाम था। तो वहीं पर हमारा जन्म हुआ था, ननिहाल में, डाल्टनगंज। पापा नौकरी करते थे गया में। मेरे पिताजी का नाम श्री निरंजन प्रसाद है और माताजी का नाम श्रीमती वीना प्रसाद है और मैं आपके सामने बैठी हूँ। मैं अपने घर में सबसे बड़ी संतान हूँ। तो जन्म वहाँ डाल्टनगंज, स्कूलिंग गया, आगे की पढ़ाई दरभंगा मेडिकल कॉलेज और उसके बाद शादी ब्याह करके मोतिहारी आ गई। देखिए, शिक्षा का पहले, अभी चुनावी माहौल में अभी सभी लोगों का ये शिक्षा पहले जाना जा रहा है कि कौन कितना पढ़े लिखे हैं। ये दुर्भाग्य या सौभाग्य कहिए इस बिहार को कि मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक सभी का शिक्षा छुपा नहीं है, सभी के सामने है। कोई 8वां तो कोई 9वां, कोई 7वां, ये सब है। इसलिए मैंने पहले आपकी शिक्षा पर मैंने चर्चा की। कोई बात नहीं, मैंने और आप ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व करती हैं और नेत्री हैं, तो ये जानना, लोगों को समझना भी बड़ा जरूरी था, इसलिए मैंने शिक्षा पर आया। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये कि बिहार की जो राजनीति है, ये NDA की सरकार और आपके राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में क्या डिफरेंसेस आपको लग रहा है? देखिए, मैंने दोनों दौर को केवल देखा ही नहीं, मैंने जिया भी है। केवल देखना और जीना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। 90 से लेके 2005 तक का दौर जो एकदम से पीक टाइम था हम लोग के स्कूलिंग का। 91 में मैं क्लास 1 में थी, तो 91 से लेके 2001, मैंने बताया मैंने मैट्रिक 2001 में किया है, CBSE बोर्ड से किया है, नाजरत एकेडमी स्कूल गया से किया है। इतना मैंने बता दिया क्योंकि आपने शिक्षा पर सवाल उठाया है। तो 91 में मैं 1 क्लास में थी, 2001 में मैंने मैट्रिकुलेशन किया। वो जो पीरियड था ना, इसको घोषित किया गया जंगल राज। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि दैट टेन्योर कैन बी कंसिडर्ड, विल बी कंसिडर्ड एज ए जंगल राज। तो वो जो पीरियड था ना, जंगल राज का पीरियड था।
तो उस समय को हम लोगों ने सिर्फ देखा नहीं, हम लोगों ने जिया है, हमारा बचपन उसी में गुजरा है। हम लोगों ने वो क्षति भी देखा जो उस वक्त हुआ, किस प्रकार पूछ पूछ कर जातीय नरसंहार हुआ, जाति पूछ के लोगों को मार दिया जाता था। गया के बगल में ही जहानाबाद है, बिल्कुल जहानाबाद है। जी, बिल्कुल। गया से पटना हम लोगों का अप डाउन हुआ करता था। ये बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। गया से पटना आने के दौरान जब बीच में ट्रेन की चेन पुलिंग हुआ करती थी ना, तो उस वक्त सबका कलेजा दहल जाता था। गया में एक डॉक्टर है, डॉक्टर नीता अग्रवाल, उनके हस्बैंड अग्रवाल साहब वो भी डॉक्टर हुआ करते थे। मुझे आज भी याद है, मैं छोटी थी, ये शायद 94-95 की कहानी, एग्जैक्ट मैं बता नहीं पाऊंगी। बिल्कुल मैडम कहीं सुन रही होंगी इस बात को। उनके हस्बैंड को ट्रेन में सिर्फ इसलिए मार डाला गया, वहीं पे ऑन द स्पॉट उनको उनके सीने में गोलियां दाग दी गई, क्योंकि एक लड़की के साथ कुछ अपराधी बदतमीजी कर रहे थे। सारे शरीफ ज़ादे लोग अपनी नज़रें झुका के बैठे थे। वैसे में अग्रवाल साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने विरोध किया और उसी ट्रेन में उनको मार दिया गया। आज भी गया के सड़कों पर उनकी मूर्ति लगी है, एक जगह गया चौक पे आप जाएंगे उनकी मूर्ति लगी है, और उनकी वाइफ अभी भी वहाँ की लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर नीता अग्रवाल। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने इतना करीब से देखा है ना, इतना करीब से। मेरी खुद की बड़ी बहन जो मेरे से 2 साल बड़ी थी, मेरे बड़े पापा की बेटी, स्कूल से आते वक्त 1 मार्च 1995 को उसके ऊपर गोलियां बरसाई गई, और जिसने गोली बरसाई वो घर पे आके कहता है कि चाची रानी के गोली लग गई। मेरी बड़ी बहन का नाम रानी था। तो ये कहते हुए, चूंकि हम लोगों ने सब देखा, हम लोगों ने झेला, और जब रात के 10 बजे मेरा दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो जीप में लाश और उसके खून से लथपथ मेरी बड़ी चाची दरवाज़ा पीटती है, और उस मंजर को जब हम लोगों ने अपनी नज़रों से देखा है तो आप समझ सकते हैं कि क्या था। ये हमारे ऊपर बीता है, हमारे परिवार में। हमारी बड़ी चाची के भाई जो जहानाबाद जेल में पोस्टेड थे, याद होगा, जेल के ऊपर सरेआम गोलियां बरसाई गई। बिल्कुल बिल्कुल। जहां बैठ के ड्यूटी कर रहे थे वहीं मृत पाए गए। तो ये हम लोगों ने झेला, केवल देखा नहीं, हम लोगों ने झेला, वो वहीं मृत पाए गए। अगले दिन, छठ के अगले दिन की बात है ये, छठ पूजा के अगले दिन ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, उस दिन ही जहानाबाद जेल के ऊपर हमला होता है, और जो जहां बैठा होता है वहीं मरा पाया जाता है। तो ये क्या था? ये 90 की दशक, ये जो दौर था ना, उस दौर में आप उस घर से निकल करके एक डॉक्टरी करना, ये तो वही बहुत टफ हो गई। वही मैं बता रही हूँ। मुझे आज भी याद है, गाड़ियां नहीं थी हमारे घर में, एक स्कूटर था, और जब स्कूल का ऑटो नहीं आता था तो हमारे चाचा, क्योंकि पापा स्कूटर नहीं चलाते थे, उनको थोड़ा हड़बड़ में रहते हैं तो उन्हें नहीं चलाने दिया जाता था, तो चाचा हमें हमेशा स्कूल ड्रॉप करते थे। और तब तक मैं स्कूल से बाहर वापस नहीं आती थी जब तक मेरी माँ या मेरे पापा ऑफिस से निकल के या मेरे चाचा मुझे लेने नहीं जाते। 1 मिनट ऐसा नहीं हुआ कि कभी घर वालों ने हमें अकेला छोड़ा हो शहर में, कभी नहीं। मेरी शादी हो गई, मैं यहाँ आ गई। आज का दौर हम लोग देख रहे हैं, 11:30 बजे रात को मरीन ड्राइव पे घूमते हुए मैंने वीडियो अपलोड किया था, आपने देखा होगा। जी जी बिल्कुल। उस खूनी मंजर को हम लोगों ने देखा। हमारे घर का आंगन भी खून से लथपथ था, वो हमने देखा है, वो किसी और ने नहीं। मैं किसी की सुनी कही बात नहीं कह रही, वो हमने देखा है। जब मेरे घर का आंगन खून से लथपथ, मेरी बड़ी बहन का खून, तो ये क्या था? ये क्या था? और कोई और नहीं, वहां का अधिकारी था। टिकारी ब्लॉक आप लोग सुने होंगे, टिकारी ब्लॉक का नाम सुनेंगे। वहां का सीओ था, सीओ का ड्राइवर था, सीओ का स्टाफ था, उसका पीए था। उन लोगों ने आपसी रंजिश में गोलियां मारी। सिस्टम का क्या कोई खौफ नहीं था उस वक्त। तो केवल उतना ही नहीं, शिल्पी हत्याकांड सर्वविदित है, सबने देखा। और जातीय नरसंहार का चर्चा तो हमने आपको कर ही दिया। चेन पुलिंग जिस तरह होता था, जिस प्रकार से नक्सलाइटों का भी तांडव होता, तो वो मैंने आपको बता ही दिया। स्थितियां इतनी विकट थी, इतनी विकट थी, शाम होते कोई बाहर निकल नहीं सकता था। हम लोग तो दिन में भी कभी अकेले निकले नहीं, क्योंकि पापा और चाचा ने कभी अकेले छोड़ा नहीं। स्थितियों को देखते हुए, भांपते हुए, डर तो लगता ही है। जिसके घर में बेटियां होती हैं वो और भी डरते हैं। तो स्थिति ऐसी थी। और उतना ही नहीं, शिल्पी हत्याकांड मैंने बोला, सोचिए ना, हम लोग तो एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे। पिताजी सिविल कोर्ट में नौकरी करते थे, और बच्चों के शिक्षा दीक्षा पे कभी उन्होंने कोताही नहीं की। हमें ऐसी शिक्षा दी कि आज मैं इस जगह बैठी हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। और इतना आप लोग मान सम्मान देते हैं, ये बहुत बड़ी कमाई, यही सबसे बड़ी पूंजी है हमारी। जब उस वक्त का एक दलित आईएएस अधिकारी की पत्नी भी सुरक्षित नहीं थी, तो बताइए देवेंद्र जी, सुरक्षित था कौन? तो आज तो इस समय लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये गरीबों और दलितों की आवाज लालू जी थे, ऐसे कहा जा रहा है। तो फिर उस दलित आईएएस अधिकारी की पत्नी,
आईएएस मतलब यूपीएससी बिल्कुल, क्रैक बिल्कुल। करना, एक आईएएस अधिकारी होना, ये तो आज मतलब सपना होता है हर परिवार का, मेरा बेटा कलेक्टर आईएएस अधिकारी बने। और उस आईएएस की पत्नी उस दौर में सुरक्षित नहीं थी, न पत्नी, न भतीजी, न माँ, न नौकरानी, कोई नहीं। और कंप्लेन करने जब गए तो चीज़ों का लीपापोती हो जाता था, कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि सत्ता का संरक्षण प्राप्त था उस वक्त। सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त के दौर में क्राइम और क्रिमिनल्स का तांडव चरम पर था, और तो और शासन और प्रशासन का संरक्षण उनको प्राप्त था। फिर खौफ आता कहाँ से? खौफ आता कहाँ से? खौफ तो था ही नहीं, सरेआम तांडव करते थे। बेटी का ब्याह होता है और पटना के सड़कों पर जो तांडव ये लोग करते हैं, ये किससे छुपा हुआ है? गाड़ी का शोरूम वाला गाड़ी पूरा का पूरा शोरूम लूट लिया जाता है, पूरा का पूरा फर्नीचर उठा लिया जाता है। मतलब गुंडागर्दी का उसका भी एक सीमा होता है। सरेआम ये चंदा बाबू के बेटों को, 2 बेटों की हत्या, ये शाहबुद्दीन जो लालू का सबसे करीबी माना जाता था, आज उसके बेटा को भी टिकट दिया गया ना, ओसामा बिल्कुल, वो तो दिया गया टिकट। जी, जी। तो सोचिए ना, उस वक्त का याद होगा आपको, किस प्रकार से बूथ कैप्चरिंग किया, किस प्रकार से लूट मचाया, किस प्रकार से SP पर गुंडागर्दी गोली चलवा किया, देते। सब जगह गोली चलाएगा। उसके बाद भी जेल में रह के भी लोकसभा का इलेक्शन जीता था वो आदमी। वो क्या दौर था? ये तो जिन लोगों ने नहीं देखा है इस दौर को, उसको समझने की जरूरत है, उसको इन विषयों को सुनने की जरूरत है। जो भी सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, यंग जनरेशन, वो इस चीज को फील करें तब। क्योंकि अभी क्या है ना, अभी 20 वर्षों से तो हमारा एनडीए का गवर्नमेंट है, ये सुशासन की सरकार है, सब कुछ डेवलप होता हुआ लोगों को दिख रहा है। लोगों ने उस दौर को जिया नहीं है, उस खौफनाक मंजर को देखा नहीं है। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि जैसे तेजस्वी यादव रोड पे ये टिकटॉक बना रहे हैं, इस रील्स सोशल में बना बच्चे उसके साथ डांस कर रहे हैं। यूथ को क्या ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है? तो जिस रोड पे खड़ा होकर टिकटॉक बना रहे हैं ना, वो रोड भी उसी सुशासन बाबू की देन है। जिस सड़क पे खड़े होकर सरेआम टिकटॉक और लालू यादव घूमते हैं, मरीन ड्राइव निकलते हैं, मरीन ड्राइव घूमने निकलते हैं ना, और ये लोग जो टिकटॉक बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, वो सड़क, वो एक्सप्रेसवे, वो हाईवे किसका देन है? इनके समय में चरवाहा विद्यालय, गड्ढों में रोड, रोड में गड्ढा, कुछ पता नहीं था। अनर्गल बयानबाजी करना है, उल्टा का पुल्टा बोलना है, कोई काम नहीं। बिहार को लालटेन के अंधेरे में ढकेलने का किसी ने काम किया। आज के बच्चे, हमारे बच्चे से पूछे लालटेन देखा तुमने, कि मम्मा लालटेन होता क्या है? हम लोगों ने लालटेन, उन लोगों ने लालटेन देखा ही नहीं, क्योंकि उनके जन्म से पहले वो कबाड़ी में कब का बिक गया, उन्हें पता ही नहीं कि लालटेन है क्या। तो अब उस युग में अगर कोई सोचता है कि जो आज के बच्चों को लालटेन पता नहीं है, उस युग में अगर बिहार को पुनः वापस लेके जाना चाहते हैं, तो ये बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। आज की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। लेकिन राबड़ी देवी तो आपके भाई पर बड़ा ब्लेम लगाती है, भाई दैट मीन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी पर, जिनको आप राखी बांधती हैं, मुंहबोला भाई मानती हैं, उनको कहते हैं कि नहीं, ये तो चौराहे रोड पर खड़ा होकर के ये गुंडागर्दी करता था। ये अब देखिए, राबड़ी देवी का ये राबड़ी देवी क्या बोलती हैं, बिन सिर पैर का बात। खैर, वो क्या बोलती हैं, इस विषय को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। इस विषय की वो पुष्टि करें, अगर चीज़ों की पुष्टि करेंगे। देखिए, राजनीति है, राजनीति में इस तरह का वार और प्रहार चलता रहता है, तो इसके ऊपर बहुत टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कहीं से भी सही है। रही बात सम्राट चौधरी की, जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हैं हमारे बिहार के, तो उनके टेन्योर में क्या काम हुआ है आप खुद देख रहे हैं। बिहार का बजट कहाँ से कहाँ चला गया। तो अब राबड़ी देवी के पास बचा है कुछ बयानबाजी के सिवा? कुछ बचा नहीं है, सारा कुनबा बिखर गया, तो वो करेंगे क्या? जंगल राज की समाप्ति एनडीए के समय 2005 की समय में हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर बैकअप हुआ बीच में। नहीं, मैं रोकूंगी, कुछ हुआ? मैं रोकूंगी। बैकअप नहीं हुआ देवेंद्र जी। आज अब देखिए ना, पहला 5 साल का शासन याद कीजिए, 2005 से लेके 2010। मेरा मेडिकल एंट्रेंस 2005 में हुआ है। उसके पहले याद कीजिए रंजीत डॉन का क्या खौफ था। हाँ, याद है? बिल्कुल। कोई मेरिटोरियस स्टूडेंट का मेडिकल क्रैक होता था जल्दी? नहीं होता था। हम लोग का भी नहीं होता। 3 में +2 किया, 4 में मैंने तैयारी करी और 5 में मेरा मेडिकल में हुआ। बाबूजी के पास इतना पैसा नहीं था कि डोनेशन देके मुझे डॉक्टरी पढ़ाते। पिताजी, हम लोग बार बार कह रही हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे। अगर मेरिट पे कुछ करना होता तो करते, नहीं निकलता तो नहीं करते। सीधा सा विषय है। जो पढ़ाना होता पढ़ाते, ब्याह शादी करके भेज देते कहीं। यही होता है, अमूमन यही देखा जाता है। लेकिन उस वक्त चूंकि हम लोग पढ़ने में ठीक थे, हम लोग हमेशा से मेधावी छात्र हैं, पढ़ाई लिखाई पे अच्छा इंटरेस्ट हुआ करता था। और जब सिस्टम सुधरा
तो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए चांदी हो गई। उस वक्त मैं जैसे ही एग्ज़ाम दे के आई, मैंने कहा कि मेरा रिजल्ट इसमें हो जाएगा और इसमें अच्छा रैंक से होगा। तो मेरा बिहार में रैंक 69 रैंक था पीएमटीज़ में, बिहार मेडिकल में। और आपको देखे ना, सिस्टम सुधरा कि मैं आ गई, नहीं सुधरा होता तो मैं कहाँ से आती, मैं नहीं आ पाती। और उतना ही नहीं, पहला 5 साल में 50,000 से ज़्यादा अपराधियों को स्पीडी ट्रायल करके जेल भेजा गया। उसी दौर में शहाबुद्दीन को भी भेजा गया था। बिल्कुल। तेजाब से चंदा बाबू के 2 बेटों को, गिरीश और सतीश को जिस प्रकार से जलाया गया था, याद है ना वो दौर? भूल गए? बिल्कुल बिल्कुल याद। सबको याद होना चाहिए वो समय। और उसके बाद लोकसभा इलेक्शन जीत जाना, जेल में रहते हुए भी। लेकिन एक और इतना ये तेजाब से जला देना और वो जेल जाना, फिर जेल से बाहर आना और हजारों की गाड़ियां उनके पीछे लग जाना, ये क्या दर्शाती है कि मैडम ये कुछ नहीं। उस वक्त क्या था ना, उस वक्त अपराध का तांडव चरम पर था और उसका संरक्षण लालू यादव के कोठी से उसकी चाबी चलती थी। सीधा सा विषय है, उन्हीं के बंगले से उसकी चाबी चलती थी। और जब कहते हैं ना कि जब शासन और प्रशासन का संरक्षण उन लोगों को प्राप्त था ही, तो फिर खौफ होता किससे? उन्हें खौफ ही नहीं था। और गवर्नमेंट भी किसकी थी? यूपीए की गवर्नमेंट थी। तो ओवरऑल ऊपर से लेकर के नीचे तक सारा तंत्र वही था, सारे लोग वही थे, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। तो सब ऑल वेयर चिप्स ऑफ सेम स्टोन। तो डर होता किस? क्या वही दौर है क्या कि ये तेजस्वी यादव भी उनके बेटे को टिकट हर जगह देखा गया ओवरऑल कि वैसे ही बैकग्राउंड के लोगों को टिकट उन्होंने दिया है? देखिए, बिल्कुल आप कहते हैं ना, एगो कहावत बाटे भोजपुरी में, बापे पूत परापत घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो कोई अगर तेजस्वी को सोचता है कि बहुत बढ़िया है, तो कुछ तो असर है ही ना। आप समझ सकते हैं कैसे नहीं होगा। जिसने बचपन से जिस विषय को देखा है, उसी में पला बढ़ा, उसके खून में वही दौड़ रहा है, उसके अंदर परवरिश में वही घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है। आप सोचिए ना, क्या बोलता है, हर घर को नौकरी देंगे, हर घर को सरकारी नौकरी देंगे। मतलब कितना बड़ा मजाक करता है। ये मजाक ही तो है ना। 14 करोड़ की आबादी में परिवार कितने हैं? 2,76,00,000 परिवार हैं। अगर 2,76,00,000 परिवार हैं, 30,000 भी अगर आप मान लीजिए सबको आप दे दीजिएगा नौकरी, मान लीजिए बहुत सारा डिपार्टमेंट आपने क्रिएट कर दिया, बहुत सारा विभाग आपने बना दिया, आप सत्ता में आए, एकदम आप दिस कर देंगे, दैट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत कुछ आप कर दीजिएगा, आप तारा तोड़ के ले आइएगा, आप सब कर दीजिएगा। 30,000 रुपया अगर एक परिवार को आप देते हैं औसतन सैलरी, तो 9.5 लाख करोड़ का बजट आता है। बिहार का बजट कितना है? 3,17,000 करोड़। सोचिए कितना बिना सिर पैर का बात। अच्छा, ये जो घोषणा पत्र तैयार होता है, इस पर चुनाव आयोग संज्ञान क्यों नहीं लेता है? जैसे घोषणा होगा फिर उनको बताना चाहिए कि कहाँ से पूरा होगा, तब ये घोषणा पत्र को तैयार करते। क्या इस पर जो मर्जी जो कुछ बोल के चला जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग या ये सब उस पर संज्ञान नहीं? आखिर क्यों? तो जितना बुद्धि होगा उतना ही तो काम करेंगे ना ये लोग। चुनाव आयोग तो अपना काम कर रही है जो भी करना है, लेकिन अब घोषणा पत्र ये लोग स्वयं, इन लोगों का जो इंडी गठबंधन जो है, उसमें सारे अपने आप को इतने हाईली क्वालिफाइड लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत स्मार्ट हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। उसके जो आका है वो छठ पर्व को भी ड्रामा बताते हैं। आज देखे गए हैं मछली मारते भी जगह जगह। हाँ, तो इस तरह का काम वो लोग कर रहे हैं। तो बचा ही नहीं ना है कुछ इन लोगों के लिए। तो मछली तो मारेंगे ना, अभी मछली मार रहे हैं, कल मच्छी मारेंगे, कल मक्खियां मारेंगे, मच्छर मारेंगे। काम ही नहीं बचा इनको, कुछ है ही नहीं। जनता ने भी नकार दिया, सबने नकार दिया इनको। और मैंडेट तो बिहार में मिलने से रहा। मैडम, आपने 90 के दशक को बखूबी आपने बताया बहुत बेहतर तरीके से। ये यूथ और युवाओं को ये समझना होगा, ये जानना होगा। ये युवा समझ नहीं पाते हैं कि आज रील बनाने लग जाते हैं रोड पर लेकिन ये 90 का दशक जो देखा होगा, वास्तव में आपके जुबान सुन के रोम खड़ी तो हो ही गई निश्चित तौर पे। लेकिन एक बात और सवाल मेरे मन में बार बार, आप मोतिहारी से हैं और मोतिहारी विधानसभा की लड़ाई बड़ा दिलचस्प होते जा रही है, जिसमें एक कैंडिडेट को टिकट मिला जो देवा गुप्ता के नाम से, जो उन पर बहुत सारे 28 मुकदमे, बहुत सारे मुकदमे हैं जिनको अपराधी कहा जा रहा है। मेरा चैनल अपराधी नहीं कहते, जब तक अपराध घोषित नहीं हो रहा तब तक हम लोग अपराधी नहीं कह सकते, केसेस हो सकते हैं, लेकिन जघन्य मुकदमे हैं। और इसमें एक 5 टर्म से लगातार विधायक रहे हुए आपके प्रमोद जी, ऐसा कहा जाता है कि वो कहीं मर्जी चल जाते हैं, मोटरसाइकिल से चले जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं मिलता है, कोई कुछ भी बोल देता है फिर भी निकल जाते हैं। लेकिन एक जो आए हैं
और इनके प्रति जो युवाओं को कुछ हम देख रहे हैं, इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि ये मेरा चंपारण किधर जा रहा है? पता नहीं, मुझे तो दिखा नहीं इस तरह का कुछ भी, क्योंकि वो दिख ही कहाँ रहा है वो प्रत्याशी। हमें तो कहीं नहीं दिखा, सड़कों पर तो नजर आ नहीं रहे वो प्रत्याशी। तो जब प्रत्याशी सड़क पर ही नहीं है तो उनके पीछे कहाँ कब देख लिया आपने? हमें तो दिखाई नहीं दे रहा कहीं भी, क्योंकि ना मैंने निकलते देखा ना उनके पीछे हम लोग देख रहे हैं। और सोशल मीडिया पे बहुत सारा फैब्रिकेटेड फोटोज, आज एआई का जमाना है, कुछ भी कर सकते हैं ना। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ ना, मेरे पीछे 2000 लोग का फोटो लगा देंगे तो लगेगा जैसे कि मैं 2000 के पीछे बैठी हूँ। तो ये कोई मतलब नहीं बनता। जब प्रत्याशी घर से निकलेगा ही नहीं तो उसके पीछे जनता आएगी कहाँ से? उनकी तो अगर पत्नी घूम करके वोट मांग रही है, ठीक है, पत्नी अपने देखिए, वो अर्धांगनी होने का अपना धर्म निभा रही है, वो अपना काम कर रही है तो ठीक है। लेकिन चुनाव जो लड़ रहा है वो जनता के बीच में आज नहीं है तो कल वो जनता के मर्म को कैसे समझेगा? जनता के जख्मों पर मरहम कैसे लगाएगा? हमें बताया जाए। हर काम पत्नी कर देंगे, अपना मेयर का काम छोड़ के इसमें लग जाएंगे, वो भी काम तो ठीक से हुआ नहीं। अब तो देख रहे हैं, मैं तो वार्ड घूम रही हूँ। कल ही मैं जिस वार्ड में घूमी मैंने देखा है स्थिति, क्योंकि वो तो निगम के हाथ में है, वो कोई पीडब्ल्यूडी का काम तो था नहीं। ये जो वार्ड के अंदर के गली के अंदर गली का काम वो तो निगम का काम है निगम का काम। बिल्कुल। लेकिन काम हुआ नहीं। तो 3 वर्ष से आप हैं, अपना काम तो संभाल नहीं रही, एक और सर पे लादे जा रहे हैं आप लोग। तो उससे क्या हो जाएगा? वो प्रत्याशी बाहर निकलता नहीं है तो क्या विधायकी भी आप ही को संभालना है? अगर आपका हस्बैंड रबर स्टैंप है तो वो भी कह दीजिए कि मेरा हस्बैंड रबर स्टैंप है, वो काम मुझे ही करना है। तो ऐसे नहीं होता है ना। आप जब जनता में निकलेंगे नहीं, जब आप लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, आपने प्रमोद जी की बात कही, तो उतना सुलभ व्यक्ति, आपने स्वयं कहा कहीं चले जाते हैं, बिल्कुल कहीं आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जिसको खुद चलने के लिए 50 लोगों की ज़रूरत हो, 5 कमांडो की ज़रूरत हो, ये क्या कहते हैं बॉडी गार्ड्स की ज़रूरत हो, तो जब अपने बॉडी के लिए गार्ड की ज़रूरत हो रही है तो अन्य लोगों की रक्षा क्या करेंगे वो लोग? आप स्वयं सोचिए। लेकिन आज प्रमोद जी जो हमारे माननीय विधायक हैं, 5 वर्षों से पार्टी उनके ऊपर भरोसा जता रही है, उनको इस बार पुनः एक बार सिंबल लेके वो आए हैं। उनकी यही विशेषता है कि वो कहीं चले जाते हैं, अभी बाइक से आराम से घूम रहे हैं, आज मेरे वार्ड में भी घूमे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, आप देख रहे होंगे बाइक से किस प्रकार। और उनको किसी भी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, वो तो चाय दुकान पर बैठ चाय दुकान पे आराम से चाय पी रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे दिक्कत उसको होगा ना, क्योंकि कहीं से भी कोई आपराधिक छवि नहीं है उनका, किसी प्रकार के मुकदमे उनके ऊपर इस तरह का कोई पुष्टि कहीं कुछ नहीं हुआ है, और इतने वर्षों से हैं, काम हो ही रहा है, सब सामने ही दिख रहा है आप लोग को, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। तो इन दोनों प्रत्याशियों में हम क्या ही तुलना करें, जनता स्वयं देख रही है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात मैंने किया 90 के दशक में, वो दौर पुनः ना आ जाए, ये खौफ हर व्यक्ति के अंदर है। वो जब मैं घर घर घूम रही हूँ तो मैं इस विषय को देख रही हूँ, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि भाई हम तो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, हमें क्या चाहिए? नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, हमें क्या चाहिए? हमारे बच्चे बेखौफ होकर निकल पाएँ, ट्यूशन जाएं, कोचिंग जाएं, स्कूल जाएं, वापस घर पे सलामत चले आए, मेरा हस्बैंड गया तो वापस आ जाए, इससे ज़्यादा हम लोगों को क्या चाहिए? एक और मेरे जहन में एक सवाल हो रहा है मैडम कि आप जिस समाज से, जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं, उस जाति का नेतृत्व आप खुद करती हैं इस ज़िले में, और लोग ये चीज़ अनुमान लगा रहे हैं कि अगर वो जाति का वोट अगर बिखरा तो सीट खिसक सकता है, तो क्या ये अपने जाति की वोटों को आप एकत्रित कर पा रहे हैं? इसलिए कि इस क्षेत्र में एक आए हैं जन सुराज से डॉक्टर अतुल कुमार, जो आप ही के जाति के हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो इसको आप तो घूम रही हैं, घर घर घूम रही हैं, पूरे वार्ड में जा रही हैं, अपने समाज के लोगों से मिल रही हैं, क्या ये वोट बिखरते हुए नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं इसको बताती हूँ। मैं कायस्थ समाज से आती हूँ और एक प्रत्याशी जन सुराज से खड़े हैं, वो भी मेरे ही समाज के हैं, सामान्य चिकित्सक वो भी हैं, तो इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी पर्सनल होके नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे सीनियर भी हैं, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन जब बात पार्टी लेवल पर आई है तो प्रहार करना हमारा बनता है। प्रहार क्या, जो सच्चाई है हम आपके सामने रखेंगे। आपने कहा कि अपने जाति का मैं नेतृत्व करती हूँ, देखिए जाति विशेष के नेतृत्व का यहाँ विषय नहीं है। हमने अभी अभी एक कायस्थ महासम्मेलन कराया इसी था, पर मैंने कहा, आपने देखा होगा कि संख्या कितनी थी, आपने देखा था, बिल्कुल संख्या। और जो उस जाति के बारे में कह रहे हैं कि उनका वोट मुझे मिल रहा है, ये बिखरता हुआ दिख रहा है, उसी दिन एक उन्होंने भी कार्यक्रम कराया था, आपने देखा था संख्या कितनी थी?
कितनी थी? 200। हमारे यहाँ कितनी थी? करीब पूरा 5 से 6 हज़ार। बिल्कुल। आराम से 5 से 6 हज़ार लोगों की संख्या थी। तो हमारे समाज के लोग आए हुए थे उस वक्त। सबका यही कहना है, मैं तो घूम घूम के देख रही हूँ, सबका यही कहना है कि देखिए, हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, हम लोगों को शांति चाहिए, हम लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर चरमरा जाए, हमारे घर की बहन बेटियां निकल ना पाएँ, हमारे परिवार में शांति बनी रहे, क्योंकि हमारा हस्बैंड बाहर नौकरी करता है, हमारा बेटा बाहर पढ़ने जाता है, हमारी बेटी बाहर पढ़ने जाती है। कायस्थ समाज एक ऐसा समाज है ना, जिसको कहते हैं बुद्धिजीवी वर्ग होता है, पढ़ाई लिखाई पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं, तो इन्हें शांति पसंद है। और जब बात शांति और लॉ एंड ऑर्डर की आएगी, और एक बात और, कायस्थ समाज एक ऐसा समाज है जिसने देश को प्रथम राष्ट्रपति देने का काम किया, द्वितीय प्रधानमंत्री देने का काम किया। सनातन धर्म का जब डंका बजता है ना, तो कायस्थ जाति से ही निकले हुए स्वामी विवेकानंद की बात सबसे पहले आती है, जिन्होंने पूरे विश्व में सनातन के परचम को लहराया है। तो कायस्थ समाज हमेशा से एक अग्रणी भूमिका में रहा है, इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में हम देखते हैं कि इसी बिहार की धरती पर इसी कायस्थ समाज के नेता ने जब आताताइयों का जो है मतलब प्रचंड वे में जो वो लोग अपना ये करने लगा, जब बिहार की स्थिति चरमराने लगी, अब देश की स्थिति चरमराने लगी, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दिया, जब मतलब क्या इसको कहा जाए, चरम पर उनका तांडव था, वैसे में एक आक्रोश का बिगुल किसी ने फूका था और एक आंदोलन किसी ने किया था, तो वो कायस्थ समाज के ही थे, जयप्रकाश नारायण। तो ये समाज ऐसा है ना कि हमेशा से अग्रणी भूमिका में रहा है, दिशा निर्देश करने का काम किया है, दिशा देने का काम किया है, और कभी भी राष्ट्रवादी मानसिकता का यही समुदाय है। तो राष्ट्र के साथ राष्ट्र हित में जो घातक हो, वैसा कदम ये समाज कभी नहीं उठाता है। ये समाज ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो देश के विरोध में हो। ये समाज ऐसा कोई काम नहीं करेगा, जब बात आई कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो सुभाष चंद्र बोस भी इसी जाति से थे। जब बात आई जय जवान और जय किसान की, लाल बहादुर शास्त्री भी इसी जाति से थे। तो ये जाति हमेशा से, ये समुदाय, ये समाज हमेशा से पढ़ने लिखने वाले कलमजीवी समाज हैं, और ये लोग देश हित में काम करते हैं। और अभी अभी जो प्रत्याशी खड़े हैं, जन स्वराज पार्टी से आए हैं, एक तरफ स्कूल का बस्ता दिखाते हैं और एक तरफ क्या करते हैं, कहते हैं कि आते के साथ 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को मैं खत्म कर दूंगा। ये कौन सा मुद्दा है? आप एक तरफ बस्ता दिखा रहे हैं कि मैं भविष्य बनाऊंगा युवाओं का, मैं अगली पीढ़ी को आगे लेकर के जाऊंगा, शिक्षा दीक्षा की बात करते हैं, और फिर यंग जनरेशन को बिगाड़ने की बात करते हैं, नशे में ढकेलने की बात करते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपका एजेंडा क्या है? हमको समझ में नहीं आ रहा उनका एजेंडा है क्या। वो जो अपने आप को सो कॉल जो अभी नौसिखिया नेता जो अभी पैदा हुए हैं, इनका एजेंडा क्या है, ये अभी तक समझ में नहीं आया। और ये पार्टी जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजी की बात करती है, जिसकी जो आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा पे हम लोग काम करते हैं। जन स्वराज की क्या आइडियोलॉजी है ये अब किसी को समझ में नहीं आ रहा। वो कहते हैं हम बिहार बदलेंगे, सबसे पहले वो बिहार बदलेंगे शराबबंदी को ख़त्म करके। ये सबसे बड़ा मुद्दा उनको नज़र आ रहा है, शराबबंदी को ख़त्म करेंगे और बिहार बदल जाएगा। ये किस रूप में आप इसको ले रहे हैं, किस रूप में आप बिहार को बदलना चाह रहे हैं? तो हमें नहीं लगता, देखिए वो कैंडिडेट हैं, पुराने डॉक्टर हैं, सब कुछ है, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो ये सोच रहे हैं, और ये कोई कायस्थ समाज का तो पार्टी है नहीं जन स्वराज, वो अपनी आइडियोलॉजी की पार्टी है, तो कायस्थ समाज पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इस बात का मैं खंडन करूंगी, ऐसा कहीं भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि सभी एकजुट है, सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमें नहीं लग रहा है, यहाँ पर मोतिहारी की मैं बात कर रही हूँ, मैं अन्य जगहों की बात नहीं कर रही। यहाँ पर अभी वर्तमान में जहाँ जहाँ मैं घूमी हूँ, सबने प्रमोद जी के पक्ष में ही बोला है, और मेरे ख्याल से उनका जो कहना है वो वोट में भी तब्दील होगा, जैसा कि मुझे नज़र आ रहा है। तो आप सभी लोगों ने देखा कि मैडम बहुत बेहतर तरीके से पूरे बिहार की चर्चा करते हुए और चंपारण के लोगों से एक अपील किया, और चुनाव कैसा होना चाहिए, कैसे व्यक्तित्व का होना चाहिए, इन्होंने बखूबी आप सभी को मेरे कैमरे पर, मेरे चैनल पर रखा। अगर ये आप सभी को बेहतर लग रहा है तो आप लोगों से आग्रह है कि इसको सब्सक्राइब और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यूथ, महिलाओं और नौजवानों के बीच में ये मैसेज जा सके, 90 का दशक भी दिखा जा सके, और आज का जो दौर था वो भी सामने है। फैसला अब जनता के बीच में है,
जो मोतिहारी में 11 तारीख को ईवीएम में कैद होगा और पूरे बिहार का भविष्य तय होगा। क्या 90 का दशक लाना है या फिर पुनः नीतीश जी की सरकार को लाना है, अब ये जनता के हाथ में है। जय हिंद।